संकोच कैसा। आप यहाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सोफे की ओर इशारा करते हुए अंजुमन जी अपने समधी लाला बाबू को कहकर रसोई में चली गई। तभी संजय बाबू भी लाला बाबू का सामान लेकर आ गए और बोले, आप यहाँ आराम से रहिए। मैं यहाँ कैसे, ये तो मेरी बहू का घर है, बेटे का ससुराल है। लाला बाबू हिचकिचाते हुए बोले, तो क्या हुआ, ये घर आपका भी घर है। हंसते हुए संजय बाबू बोले तो लाला बाबू सक पका गए। लोग क्या कहेंगे। संजय बाबू एक सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे। उनकी पत्नी अंजुमन सरल स्वभाव की एक कार्यकुशल महिला थी। इनकी 2 बेटियां थीं। पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में ज़रा भी कमी नहीं की थी। बड़ी बेटी सीमा का हाथ तो उनके ऑफिस के पिछले बॉस श्री कृष्ण साहब ने अपने बेटे प्रेम के लिए स्वयं आगे बढ़कर मांग लिया था। छोटी बेटी कविता भी अब बड़ी हो रही थी। बीए करके वह राजनीति शास्त्र में एमए कर रही थी। कविता देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही मिलनसार थी। अंजुमन जी अक्सर ही अपने पति से कहती, सीमा के लिए तो खुद रिश्ता चलकर आया था, लेकिन कविता के लिए तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। तब हंसते हुए संजय बाबू कहते, भाग्यवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, कविता के लिए भी अच्छा से अच्छा लड़का मिलेगा। आपसे तो बात ही करना बेकार है। पैर पटकती हुई अंजुमन जी फिर अपने काम में लग जाती। एक दिन संजय बाबू के बहनोई ने लाला जी के बारे में बताया कि मेरे सहकर्मी हैं, स्वभाव से सरल और मिलनसार। एक बेटा विवाहित है और दूसरा जो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसी के लिए वधू तलाश कर रहे हैं। आप कहें तो मैं बात करूं। संजय बाबू बोले, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग दहेज की रकम कहाँ से देंगे। नहीं नहीं भाई साहब, दहेज लेने देने वाली तो कोई बात ही नहीं। उनका परिवार हमारे आपके जैसा ही है। आप एक बार मिल लीजिए तो फिर अपनी राय दीजिए। बहनोई के कहने पर एक रविवार संजय बाबू लाला जी के घर चले गए। थोड़ी बातचीत के बाद लाला जी बोले कि कुछ दिनों में अमर आ रहा है, तब हम लोग आते हैं। बच्चे आपस में मिल ले तो अच्छा रहेगा। जी, या तो बहुत ही अच्छा रहेगा। संजय बाबू तो लाला जी के व्यवहार से बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद लाला जी सपरिवार संजय बाबू से मिलने गए। बातचीत हुई और बच्चों ने भी आपस में मिलकर अपनी रजामंदी दे दी। तो उसी समय सगाई की रस्म अदायगी हो गई और कविता के इम्तिहान ख़त्म होते ही एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। 2 दिन बाद अमर दिल्ली चला गया और कविता अपने सास ससुर के पास रह गई। एक दिन संजय बाबू बेटी से मिलने उसके ससुराल गए। वे दरवाजे पर ही थे कि उन्हें समधी की आवाज़ सुनाई दी। उसमें पूछना कि क्या बेटी, ये घर तुम्हारा भी है, जिस भी रंग के पर्दे लगाना चाहती हो लगा लो। सुनकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया उठा। कुछ दिनों के बाद अमर आया तो कविता उसके साथ चली गई। साल भर में जब कविता एक बेटे की माँ बनी तो दोनों परिवारों ने मिलकर खुशियाँ मनाई। लाला जी रिटायर हो गए। 6 महीने बाद संजय बाबू अब दोनों परिवार मिलकर कहीं घूमने चले जाते तो कभी बैठक घंटों अपने अपने बच्चों की बात करते। 30 त्योहारों पर उनके बच्चे आ जाते तो कभी वे उनके पास चले जाते। एक दिन अमर का फ़ोन आया। पिता से कहने लगा, पापा कनाडा जाने का अवसर मिल रहा है, क्या करूं? चला गया तो आप अकेले। पिता अपने बेटे की तरक्की में कैसे बाधक बन सकता था? लाला जी तुरंत बोले, अकेले कहाँ बेटे, तुम्हारी माँ है, फिर तुम्हारा भाई निशान भी तो है, बेफिक्र होकर जाओ। अमर सपरिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। फ़ोन से अपनों की खैर खबर लेता रहता था। कुछ दिनों से लाला जी की पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। इलाज के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन लाला जी को अकेला छोड़कर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय लाला जी के दोनों बेटों ने कहा कि पापा आप हमारे साथ चलिए। संजय बाबू ने भी यही सलाह दी कि बच्चों के साथ रहेंगे तो दिल बहला रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा, अपना देश और अपने वतन की मिट्टी को मैं कैसे छोड़ दूं? बेटों ने उनके पास जीवन नाम का एक लड़का रख दिया और वापस चले गए। संजय बाबू
का अब ज़्यादातर समय लाला जी के साथ ही बीतने लगा था। सीमा भी आकर अपने माता पिता से मिल लेती थी। एक दिन संजय बाबू रात का खाना खाकर पत्नी के साथ पार्क में टहल रहे थे कि अचानक जेब में रखा मोबाइल फ़ोन बज उठा। जीवन की आवाज़ घबराई हुई थी। चाचा जी, बाबूजी की सांस फूल रही है। भैया जी को फ़ोन लगाने नहीं दे रहे हैं। आपको भी उनसे छिपा कर ही फ़ोन कर रहे हैं। फिर तो संजय बाबू ने तनिक भी देरी नहीं की और पत्नी संग लाला जी के घर दौड़ पड़े। एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। उनका बीपी शुगर लेवल अचानक बढ़ गया था। 3 दिनों के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज किया गया तो संजय बाबू उन्हें अपने संग घर ले गए और बोले कि अब आप हमारे संग रहेंगे। इसी पर लाला जी आपत्ति व्यक्त की। लोग क्या कहेंगे? बेटे के ससुराल में संकोच कैसा? अच्छा अच्छा, अब समझा। हम 2 हैं और आप सिंगल। कोई बात नहीं, हम आपका भी विवाह करा देते हैं। संजय बाबू की मजाकिया बात सुनकर इतनी कमजोरी में भी लाला जी को हंसी आ गई। बोले, आप जीते और मैं हारा, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, संजय बाबू बोले। तभी उनके मोबाइल पर निशांत का फ़ोन आया। अंकल, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो ठीक तो हैं? मैं आऊँ? नहीं बेटा, लाला जी तो हमारे साथ ही बैठे हैं, खूब ठहाके लगा रहे हैं। निम्मी बिटिया की परीक्षाएं हो जाए तब आ जाना। लाला बाबू ने भी निशांत से यही कहा। बेटा घबरा न जाए, इसलिए अपने बीमार होने की बात वे छिपा गए। पिता तो ऐसे ही होते हैं, अपना दुख छुपाकर बच्चों की खुशियां देते हैं। यह सच है कि ऐसे अद्भुत रिश्ते समाज में हमें देखने को कम मिलते हैं, लेकिन जो है वो समाज के लिए एक उदाहरण है। अब लाला जी संजय बाबू के यहाँ ही रहने लगे। दोनों में अच्छी मेल भी थी और खूब दोनों हंसी मजाक करते बातें करते दिन गुजारने लगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।